हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर मैं हूं आपके साथ एके सैनी और आप देख रहे हो आज लेक्चर नंबर 25 मटेरियल साइंस में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है क्रीप फिनोमिना। जी हां, सुना होगा आपने इस टर्म के बारे में, पढ़ा भी होगा, समझे होंगे नहीं समझे होंगे भगवान जाने, लेकिन आज इस छोटी सी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्रीप फिनोमिना होता क्या है। ध्यान से सुनिए, देखिए ये आपको एक पिक्चर छोटी सी नजर आ रही है यहां पे, इसका क्रीप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो क्रीप में होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पिक्चर से। ये है क्या? ये एक कुआं है, पानी का एक वेल है, जैसे पहले गांव में होता था, अभी भी भारत के बहुत सारे गांव में देखने को मिलता होगा। आपने देखे भी होंगे, टीवी पे देखे होंगे, जानते होंगे। कुएं में क्या करते थे? रस्सी डाल के, रस्सी से बाल्टी लटका के, बकेट लटका के उसमें से फिर पानी निकालते थे रस्सी खींच के। पहले गांव में लोग ऐसे ही करते थे। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए जब कुआं नया नया बना उसमें रस्सी डाल दी गई बाल्टी लटका के, और फिर 5-10 मिनट के लिए रस्सी को इस प्रकार से 2-4 मिनट के लिए खींचा गया, तो रस्सी इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन महसूस कर रही है, जिस वजह से यहां पर रगड़ हो रही है। कहां पे रगड़ हो रही है? सरफेस के ऊपर रगड़ हो रही है। 5 मिनट बाद बाल्टी बाहर निकाल दी गई। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या वो 5 मिनट की रगड़ से यहां पर कोई आपको निशान दिखता है? निशान पड़ जाएगा? क्या ये दीवार कुएं की उससे अफेक्टेड होगी? जवाब है ऑलमोस्ट नहीं। लेकिन अगर आपने पुराने कुएं इस प्रकार के देखे होंगे जिन पे पुली सिस्टम नहीं है, पुली के ऊपर से रस्सी खींचने का सिस्टम नहीं है, तो वहां पर आपको यहां पे निशान, मोटे मोटे निशान पड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसा कैसे हो गया? आप भी जानते हैं कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोज उसमें से 5-10 मिनट इसी प्रकार से बाल्टी निकाली गई। एक ने नहीं निकाली, 10, 20, 50 ने निकाली, रोज निकाली, सालों साल निकालते गए, और फिर वही वहां पर जो एक बार निशान हल्का सा पड़ा था और गहरा होता चला गया और गहरा होता चला गया, और आज अगर आप उसको देख रहे हो तो वो बहुत मोटा आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या हुआ? यहां पर एक चीज आप समझिए, उसी चीज का क्रीप से लेना देना है। ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था इस रस्सी और कुएं की दीवार के सरफेस के बीच, लेकिन क्या वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स इतना ज्यादा था कि वो इस सरफेस को 1 इंच या 2 इंच नीचे गहरा कर दे? इसका तो आंसर नहीं है। लेकिन हुआ क्या? फिर वो 1-2 इंच का गहरा खड्डा कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि रोज उतना ही फोर्स, उतना ही फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसके ऊपर लगता गया, और टाइम के साथ साथ वो चीज ऐड ऑन होती गई, और आज वो आपको 1-2 इंच का निशान नजर आ रहा है, खड्डा नजर आ रहा है। बस यही एक चीज है समझने वाली कि फोर्स उतना नहीं है जो इतना भारी खड्डा कर दे, लेकिन वो फोर्स बहुत समय तक लगा, काफी टाइम तक लगा, रेपिटेटिवली लगा, उस वजह से वो खड्डा काफी ज्यादा हो गया। आगे बात आपको समझ में? ऐसी ही कुछ कहानी है क्रीप फिनोमिना में। तो चलिए इससे बाहर निकलते हैं। अब मैं क्रीप में आपको लेकर आता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्रीप की क्या बन सकती है। क्रीप क्या है? टाइम डिपेंडेंट स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर परसिस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेसेस स्पेशली at higher temperatures which are greater than or equal to recrystallization temperature of the material। देखिए इस डेफिनेशन में एक एक वर्ड बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें पूरी क्रीप को मैंने समाहित कर दिया है, पिरो दिया है। कैसे? देखिए, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, पहली बात है, ये टाइम डिपेंडेंट है। जैसे मैंने यहां पे बताया था, ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। एक ही दिन में वो काम नहीं हुआ, ये लंबे समय तक चलता रहा, इसलिए ये टाइम डिपेंडेंट है। उस लंबे समय में डिफॉर्मेशन निकल के सामने आई है, ये क्रीप वाली। दूसरा, इट इज स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्लो एंड प्लास्टिक, स्लो है प्रोसेस, एकदम से नहीं आई, धीरे धीरे आई है, और प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब है इलास्टिक नहीं, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, दोबारा रिकवर नहीं होगी, ये आ गई तो आ गई। तो इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हुई कैसे? अंडर परसिस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेसेस। परसिस्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। यहां पे परसिस्टेंट का मतलब है लगातार, जो कंसिस्टेंटली रही है। क्या? मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ऐसा नहीं कि एक बार ही लगी, एक बार बाल्टी निकाल दी गई और 10 साल बाद उसका इफेक्ट आया, ऐसा भी नहीं है। बाल्टी रोज निकाल रहे थे, तो यहां पे वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस लगातार पड़ रही हैं, रोज पड़ रही हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा नहीं था एक बार का कि वो इतना गहरा खड्डा यहां पे निशान बना दे, वैसे ही यहां पर जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस लग रही हैं वो हो सकता है कम हो, काफी कम हो, यील्ड स्ट्रेंथ से भी कम हो। लेकिन फिर वो गहरा खड्डा कैसे बना गई, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे कर गई? वो इसलिए कर गई क्योंकि वो रोज लग रही थी। कहने का मतलब टाइम ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। टाइम ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से उसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने परमानेंट
परमानेंट स्ट्रेन इंड्यूस कर दी टाइम के साथ, जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ये होता कब है? स्पेशली एट हायर टेम्परेचर्स। देखिए लो टेम्परेचर पर क्रीप फिनोमिना इतना नहीं होगा, जब बरसों लग जाएंगे उतना इफेक्ट देने में, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसी हैं, हाई टेम्परेचर्स की हैं, तब ये फिनोमिना और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक पहुंच गए या उससे ज्यादा चले गए। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर जितना है उसका 50% कर लीजिए केल्विन स्केल में, वो लगभग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बनता है। वहां जाकर क्रिस्टल्स नए बनने शुरू हो जाते हैं, ग्रेन्स नए बनने शुरू हो जाते हैं, ग्रेन्स की स्ट्रक्चर हिलनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अगर उस टेम्परेचर पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ग्रेन फ्लो होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उस वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और भी फास्ट तरीके से होती है। आपने कभी गैस टरबाइन्स को देखा है? गैस टरबाइन में क्या होता है? एक रोटर है, रोटर के ऊपर ब्लेड्स माउंट किए होते हैं, असेंबल किए होते हैं, और फिर वो रोटर घूमता है केसिंग के अंदर, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 1500, 1600, 1700 डिग्री सेल्सियस। और आजकल की जो टरबाइन्स हैं, गैस टरबाइन सिस्टम्स, वो तो और भी ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर पे, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है? इतने हाई टेम्परेचर में ऑपरेट हो रहा है सिस्टम, और जो आपके रोटर के ब्लेड्स हैं उनके ऊपर लगातार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। समझ रहे हो ना आप? जब वो रोटर घूम रहा है, ब्लेड्स घूम रहे हैं, तो ब्लेड्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी रेडियली आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में। वो क्या है? वो एक प्रकार से मैकेनिकल स्ट्रेसेस तो दे रहा है ब्लेड्स में। तो ब्लेड्स आर अंडर मैकेनिकल स्ट्रेसेस, और वो रोटर रोज घूमना है सिस्टम में आपके, फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन प्लांट में, तो वो रोटर रोज घूम रहा है। उससे क्या हो रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेसेस लगातार उसके ऊपर लग रही हैं, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको एक बार में डिफॉर्म कर दें, लेकिन क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट जोन में आ गया, दैट मींस रोज उसने काम करना है उतनी ही मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अंडर, तो धीरे धीरे करके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। और वो स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, लेकिन उसकी रेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर काम कर रहे हैं, ऊपर के टेम्परेचर्स पर काम कर रहे हैं। देखिए, तो हाई टेम्परेचर पे तो रेट वैसे ही फास्ट होने वाली है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आपने टरबाइन के ब्लेड को ऐसे मटेरियल से नहीं बनाया जो कि क्रीप रेजिस्टेंट है, सुनिए ध्यान से, टरबाइन के ब्लेड्स में अगर क्रीप रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है तो होगा क्या? वो ब्लेड परमानेंटली डिफॉर्म होगा समय के साथ साथ, और जिस केसिंग के अंदर वो घूम रहा है, केसिंग और ब्लेड के बीच में हल्की सी क्लियरेंस स्पेस होती है, बिल्कुल हल्की सी, बस घूमने लायक छोड़ रखा है या गैस के फ्लो के लिए छोड़ रखा है। तो वो हल्की सी क्लियरेंस कब पूरी हो जाए और वो ब्लेड कब स्ट्राइक कर जाए रोटर की केसिंग में, और फिर जो होगा उसका नाम है स्फीयर दुर्घटना। बहुत भारी कोई दुर्घटना हो जाएगी वो। इसलिए बहुत जरूरी है कि मटेरियल जो है टरबाइन ब्लेड का वो क्रीप रेजिस्टेंट हो। तो आई होगी आपको बात समझ में, क्रीप प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, खास करके एलिवेटेड टेम्परेचर्स में जहां हमारे सिस्टम्स काम करते हैं, वहां मटेरियल को क्रीप रेजिस्टेंट होना जरूरी हो जाता है। अच्छा, कई बार ये क्रीप फिनोमिना हमारे लिए लाभदायक भी हो जाता है। जैसे कंक्रीट की हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उस क्रीप से अंदर की जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो रिलीव हो जाती हैं, वरना उससे क्रैक्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स में हल्की फुल्की क्रीप का आना कई बार हमारे लिए फायदेमंद भी हो जाता है। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्रीप कर्व। देखिए क्या है ये बता रहा है कि स्ट्रेन कैसे हो रही है मटेरियल में टाइम के साथ साथ, और इसमें 3 रीजन बन रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं क्रीप रीजन। पहला है रीजन 1, क्रीप रीजन 2, क्रीप रीजन 3। और ये 1 रीजन क्या है? प्राइमरी क्रीप रीजन बोल सकते हो इसको आप, सेकंड वाले को सेकेंडरी क्रीप रीजन, थर्ड वाले को टर्शियरी क्रीप रीजन। ठीक है जी। और पहले रीजन में क्या हो रहा है? देखिए डिक्रीजिंग स्ट्रेन रेट। देखो स्ट्रेन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर स्ट्रेन की रेट की बात करें तो वो डिक्रीजिंग रेट आपको नजर आ रही है। दूसरे में सेकेंडरी कर्व में क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बैलेंस ही नजर आ रही है आपको। और तीसरे में स्ट्रेन रेट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डिक्रीजिंग स्ट्रेन रेट, बैलेंसिंग स्ट्रेन रेट और ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, और तीसरे में इंक्रीजिंग स्ट्रेन रेट। ये है आपके पास क्रीप कर्व। इसमें है क्या? अब देखो जैसे ही आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर मैकेनिकल लोड लगाते हो, दैट कम्स अंडर मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ओके, तो उसकी वजह से क्या है? उसमें इलास्टिक स्ट्रेन तो पैदा होनी ही होनी है, जिससे उसमें एक स्ट्रेन तो आई जाती है जो लोड लगाते ही तुरंत, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। तो इसमें ये इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन ही है, इंस्टेंटेनियस क्रीप
आपको नजर आ रही है, देखिए इतना, ये तो उसमें उसी टाइम आ जाएगी जैसे ही आपने लोड लगाया। उसके बाद कर्व स्टार्ट होता है जिसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, 1 2 3। और ये कर्व कैसे चलेगा, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? देयर आर 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हैं जो इस कर्व को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 देखिए वर्क हार्डनिंग, जिसको स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं, और नंबर 2 रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो एक तो फैक्टर है दिस वन वर्क हार्डनिंग, और दूसरा है ये रिक्रिस्टलाइजेशन का फैक्टर नंबर 2। ये कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए बिगिनिंग में सबसे पहले जब आपने लोड लगाया तो लोड लगाते ही इंस्टेंटेनियस क्रीप या स्ट्रेन आ गई, वो तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद बिगिनिंग फेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में वर्क हार्डनिंग जो है ये डोमिनेट करती है किसके ऊपर? रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। वर्क हार्डनिंग क्या होता है फिनोमिना? यहां देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है शुरू के लेक्चर्स में, नीचे लिंक है, मैं दोबारा से मैंने लिंक डाल दिया, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। E to F जो आपके पास है यही वर्क हार्डनिंग स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। इसमें होता क्या है, सिर्फ मैं आपको वो कंक्लूडिंग बात बता देता हूं, बाकी की एक्सप्लेनेशन तो उस वीडियो में आप देख लेना। वर्क हार्डनिंग में क्या होता है, स्ट्रेस बड़ी तेजी से बढ़ती है, स्ट्रेन में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट चेंज नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है, मटेरियल बहुत हार्ड हो जाता है। वर्क हार्डनिंग का मतलब ही यही है कि मटेरियल हार्ड हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो वो स्ट्रेन रेट को क्या करता है, कम कर देता है। तो इस रीजन में वर्क हार्डनिंग जो है वो डोमिनेट करती है और स्ट्रेन रेट को कम करती नजर आती है। जबकि दूसरा फैक्टर क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ग्रेन्स फ्लो करते हैं और उससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और ज्यादा होती है, तो वो भी अपना काम कर रहा होता है, इसलिए वो स्ट्रेन रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दो बातें हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन फैक्टर जो है स्ट्रेन रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वर्क हार्डनिंग स्ट्रेन रेट को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले फेज में वर्क हार्डनिंग डोमिनेट करती है रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, इसलिए क्या होता है, स्ट्रेन रेट कम होती नजर आती है। यहां पे ऑलमोस्ट बैलेंस सा दिखता है दोनों चीजों में, और फिर रिक्रिस्टलाइजेशन हावी होती है और उसका काम क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ाना। तो स्ट्रेन रेट फिर से आपको बढ़ती हुई नजर आती है यहां पर। तो ये किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्रॉ किया हुआ कर्व है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं फिर क्या होगा, यही चीज हम ज्यादा टेम्परेचर पर करें तो हाई टेम्परेचर पर आप समझ सकते हो कौन सा फैक्टर और ज्यादा इफेक्टिवली स्ट्रांग होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन वाला फैक्टर स्ट्रांग होगा हाई टेम्परेचर पर। इसलिए ये कर्व क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। देखिए इस तरह से ये कर्व शिफ्ट होगा, इस तरह से ये कर्व शिफ्ट होगा। अगर और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कर्व इस तरह से जाएगा। सपोज दिस इज फॉर T1, दिस इज T2, दिस इज T3, तो वी हैव T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इस प्रकार से टेम्परेचर का क्रीप कर्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं मटेरियल साइंस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।